न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद शाम की खबरों की ओर। एक नजर आज की हेडलाइंस का। कश्मीरी को जख्म मत दीजिए, अपने हिस्से का एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं देगा पंजाब। कांग्रेस के लिए अकबर, हुमायूं और मुगल सत्ता ब्रजभूषण शरण सिंह। गुजरात के अमरेली जिले में शतरुंजी नदी में 4 पूरा ब्लैकआउट और यातायात रहेगा बंद, बोले संजय राउत। तो आज देखते हैं खबरें विस्तार से। कश्मीर को जख्म मत दीजिए। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए हुए हैं। इस अभियान के तहत सेना और पुलिस ने 1500 से ऊपर कश्मीरियों को हिरासत में लिया है और कश्मीरियों को उठाना जारी। इन गिरफ्तारी और हिरासत के ऊपर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चिंता जताई और कहा है कि पूछताछ के बहाने आम कश्मीरियों पर जुल्म किया जा रहा है। आप किसी को भी OGW का नाम देकर नहीं मार सकते। महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम पहुंचकर लोगों से मुलाकात करने के बाद कहा है कि कश्मीरियों ने पर्यटकों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। कश्मीरियों ने दिखाया है कि वे इस दर्द में देश के साथ हैं। आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने ऐसा किया है। लेकिन आज पहलगाम में 100 लोगों सहित कई कश्मीरियों को हिरासत में लिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पूछताछ के बहाने लोगों को थाने बुलाया जाता है और दिन भर भूखा रखा जाता है। उन्होंने कहा है कि आपको कार्रवाई करनी है करो, लेकिन आप उन लोगों को परेशान मत करो जिन्होंने अपनी जान जोखिम डालने पर्यटकों की जान बचाई। महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री से अपील करते हुए कहा है कि मैं गृह मंत्री से अपील करती हूं कि यह सही नहीं है, चूंकि पर्यटक यहां आते हैं, इसलिए आज सभी पर्यटन स्थल बंद है। पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ मीडिया के बहुत सारे इस वक्त लोग प्रेजेंट है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि पहलगाम न सिर्फ इसलिए मशहूर है कि ये बहुत खूबसूरत है, बल्कि इसलिए मशहूर है पहलगाम ने जब मिलिटेंसी पीक पे थी, जब हालात यहाँ बहुत खराब थे, तब भी जम्मू कश्मीर के भाईचारे को जिंदा रखा। क्योंकि कभी भी जो अमरनाथ जी की यात्रा जाती है वो इन लोगों ने उसको जिंदा रखा। इन्होंने लोगों को घोड़े पे लेके गए, पालकी में लेके गए, कंधों पे उठा के गए, और जब मिलिटेंट की बंदूक एक तरफ से, दूसरी तरफ से हमारी अपनी बंदूक के दूसरी तरफ से, हर तरफ से मुश्किलात थे, उस वक्त इन्होंने यात्रियों की देखभाल की। मुझे याद है एक साल बड़ा तूफान आया, इन्हीं लोगों ने उनको अपने घर में जगह दी, पनाह दी। तो आज ये जो सानिया हुआ अभी 22 तारीख को, उसका मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर अफसोस किसी को है तो वो यहाँ पहलगाम के लोगों को है। इनके लिए वो शौक था, इनके लिए वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे चीज थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा। हमने टीवी पे देखा, इन्होंने आंखों से वो बेदर्दी से हमारे लोगों को शहीद होते हुए देखा, कंधों पे उठाए, और इन्होंने कोशिश की जितना भी इनसे हो सका, इन्होंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सके। जिसके लिए एक आदिल शाह हमारा शहीद वहां हो गया, जान बचा, अपनी दे दी उसने बचाते हुए। इन लोगों ने कंधों पे लाया, अस्पताल ले गए, खून दिया, सब कुछ किया। मगर आज जो मैं यहाँ सुन रही हूँ, जो मैंने देखा, जो मुझे बताया जाता है कि एक तो ये है कि ये लोग जो वहाँ मजदूरी कर रहे थे, कोई चाय बेच रहा था, कोई शॉल बेच रहा था, कोई दूसरा कोई फोटोग्राफ ले रहा था, उन्हीं लोगों की पकड़ दकड़ है। उन्हीं लोगों को सवेरे थाने पे बुलाया जाता है, दिन को भूखा रखा जाता है, शाम को वापस भेजते हैं घर। तो ये क्या है? मैं जानना चाहती हूँ, मेरी होम मिनिस्टर साहब से अपील है कि कश्मीरियों ने इस बार दिखा दिया कि वो खून खराबे के साथ नहीं है, वो मुल्क के गम में पूरी तरह से शरीक है। आपको कार्रवाई करनी है, हमने 1000 बार कार्रवाई कर लीजिए आप, और उनके खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए जिन्होंने ये दहशतगर्दी की हरकत की। मगर जो कश्मीरी जिसने अपना खून दिया, जिसने अपने कंधों पे टूरिस्ट को अस्पताल लेके गए, जिसने अपनी जान दी, तो आपने अभी इस वक्त तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग पूरे कश्मीर में बंद है, जिसमें पहलगाम में तकरीबन 100 के करीब लोग जो बंद है। तो ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है,
और अगर टूरिस्ट यहाँ आ रहा है इस वक्त, वो पहलगाम आता है तो यहाँ पहलगाम सारा बंद है, चंदनवाड़ी बंद है, आड़ू बंद है, बाकी जगह बंद है। तो जब हमारा टूरिस्ट इस वक्त इतनी बहादुरी से मुल्क के से यहाँ आता है, वो कलेजा अपना पता नहीं किस चीज का बना के यहाँ पहुंचता है कि दिखाने के लिए कि मैं डरा नहीं हूँ, तो आपने उसका सब कुछ यहाँ बंद कर दिया है। तो फिर आप उनको वहां बताइए, फिर आप सीधे बोलिए हमने यहाँ कश्मीर आने नहीं देना है किसी को। अगर आप यहाँ तक पहलगाम तक कोई पहुंच जाता है अपने बीवी बच्चे लेके, यहाँ आपने सब कुछ बंद कर दिया है। आपकी इतनी सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी रख लीजिए वहां पर, ताकि ये लोग जो वहां से इतनी मुश्किल हालात में पहलगाम आते हैं तो ये जगह जगह जा सके। और अगर आपको सिक्योरिटी की परवाह है तो इतनी फौज है हमारे पास, तो वहां फौजियों को लगाइए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को लगाइए, क्योंकि इनकी जो वहां से इतने दूर से अब आते हैं तो यहां से वो वापस चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से, जब मुफ्ती साहब ने 2002 में हुकूमत संभाली थी तो वाजपेयी जी वजीर आजम थे, तो उस वक्त चूंकि मिलिटेंसी की वजह से बहुत नुकसान हुआ था, तो घोड़े वालों के लिए वाजपेयी जी ने एक पैकेज का, फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान किया था। आज जो घोड़े वालों का इस वक्त सीजन में इतना बड़ा नुकसान हो गया है, इतनी तकलीफ है, मेरी गुजारिश है कि इनके लिए ये सोच के कि आगे अमरनाथ यात्रा आने वाली है, इन्हीं लोगों को काम करना है, इन्हीं लोगों को उनको कंधे पे उठाना है, घोड़ों पे उठाना है, पालकी में उठाना है। तो इसका ध्यान रखते हुए जो हमारे घोड़े वाले हैं उनकी कुछ मदद की जाए फाइनेंशियल, जो होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, सोमो वाले हैं, या दूसरे जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनका जो लोन पे इस साल का कम से कम इंटरेस्ट माफ होना चाहिए। क्योंकि ये एक वक्त तो उसने जिन्होंने करना था उन्होंने तो कर दिया जो उन्होंने करना था, मगर हमारा रिश्ता, जम्मू कश्मीर का रिश्ता मुल्क के लोगों के साथ सदियों का है। खासकर पहलगाम का रिश्ता अमरनाथ जी यात्रा की वजह से हजारों साल पुराना रिश्ता है, और ये वो रिश्ता आगे भी चलना है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। इसके अलावा मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहती हूँ, जो हमारा बकरवाल तक का है ट्राइबल, जो गाय भैंस चराते बेचारे, इनका इसी पे गुजारा है। इनको आर्मी के लोग जंगलों में जाने, ये कहाँ लेके जाएंगे भेड़ बकरियां? देखिए, आपको सिक्योरिटी की परवाह है, हम कोई इस वक्त ब्लेम गेम नहीं करना चाहते हैं। हम बहुत सवाल कर सकते हैं पर हम कोई सवाल नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस वक्त जो इतना बड़ा हादसा हो गया इसमें हम एक दूसरे को कसूरवार ठहराएं। अगर सिक्योरिटी तो ठीक है, मगर ये बेचारे बकरवाल कहाँ जाएंगे? ये अपनी भेड़ बकरियां लेके कहाँ जाएंगे? जम्मू से लेके आ रहे हैं इस वक्त, जंगलों में इनको जाने नहीं देते हैं। इन पे इल्जाम लगाते हैं जी आप मिलिटेंटों को खाना खिलाते हो। इनके पास अपने खाने के लिए जहर नहीं है तो उनको क्या खिलाएंगे? दूसरी बात कि आप कश्मीर के लोगों ने दिखा दिया, उनको जो करना था कर लिया, प्रोटेस्ट भी किया, हड़ताल भी की, खून भी दिया, सब कुछ दिया। अब आपके साथ वो इस हद तक कोऑपरेट करने के लिए तैयार है कि आप उनको थानों पे बुलाते हैं, वो आ जाते हैं। मगर अगली खबर, अपने हिस्से का एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं देगा पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के मद्देनजर आज सोमवार को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। इसमें बीबीएमबी के पुनर्गठन और हरियाणा को पानी न दिए जाने के संबंध में सर्वसम्मति से 6 प्रस्ताव पारित किए गए। राज्य के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने सत्र के दौरान भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा हरियाणा को अतिरिक्त 8500 क्यूएसके पानी छोड़े जाने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। गोयल ने साफ कहा है कि हरियाणा को अतिरिक्त पानी की एक भी बूंद नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने बीबीएमबी पर बीजेपी की कठपुतली के रूप में काम करने और असंवैधानिक तरीकों से पंजाब के जल अधिकारों को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि पंजाब ने मानवीय आधार पर हरियाणा को 4000 क्यूएसके पानी दिया है, लेकिन अपने हिस्से से कोई अतिरिक्त पानी नहीं छोड़ेगा। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि आप सरकार ने पंजाब के हर खेत तक नहर का पानी पहुंचाने का प्रयास किया है। नहरों और जल मार्गों का बड़े पैमाने पर नेटवर्क बनाया गया।
2021 तक पंजाब के केवल 22% खेतों को नहर का पानी मिलता था, लेकिन अब 60% को कवर किया जा रहा है। यही कारण है कि पंजाब के पानी की एक एक बूंद कीमती हो गई है और उसके पास अब किसी अन्य राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के मद्देनजर आज सोमवार को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। इसमें बीबीएमबी के पुनर्गठन और हरियाणा को पानी न दिए जाने के संबंध में सर्वसम्मति से 6 प्रस्ताव पारित किए गए। राज्य के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने सत्र के दौरान भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा हरियाणा को अतिरिक्त 8500 क्यूएस के पानी छोड़े जाने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। गोयल ने साफ कहा है कि हरियाणा को अतिरिक्त पानी की एक भी बूंद नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने बीबीएमबी पर बीजेपी की कठपुतली के रूप में काम करने और असंवैधानिक तरीकों से पंजाब के जल अधिकारों को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि पंजाब ने मानवीय आधार पर हरियाणा को 4000 क्यूएस के पानी दिया है, लेकिन अपने हिस्से से कोई अतिरिक्त पानी नहीं छोड़ेगा। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि आप सरकार ने पंजाब के हर खेत तक नहर का पानी पहुंचाने का प्रयास किया है। नहरों और जल मार्गों का बड़े पैमाने पर नेटवर्क बनाया गया। 2021 तक पंजाब के केवल 22% खेतों को नहर का पानी मिलता था, लेकिन अब 60% को कवर किया जा रहा है। यही कारण है कि पंजाब के पानी की एक एक बूंद कीमती हो गई है और उसके पास अब किसी अन्य राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के मद्देनजर आज सोमवार को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। इसमें बीबीएमबी के पुनर्गठन और हरियाणा को पानी न दिए जाने के संबंध में सर्वसम्मति से 6 प्रस्ताव पारित किए गए। राज्य के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने सत्र के दौरान भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा हरियाणा को अतिरिक्त 8500 क्यूएस के पानी छोड़े जाने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। गोयल ने साफ कहा है कि हरियाणा को अतिरिक्त पानी की एक भी बूंद नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने बीबीएमबी पर बीजेपी की कठपुतली के रूप में काम करने और असंवैधानिक तरीकों से पंजाब के जल अधिकारों को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि पंजाब ने मानवीय आधार पर हरियाणा को 4000 क्यूएस के पानी दिया है, लेकिन अपने हिस्से से कोई अतिरिक्त पानी नहीं छोड़ेगा। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि आप सरकार ने पंजाब के हर खेत तक नहर का पानी पहुंचाने का प्रयास किया है। नहरों और जल मार्गों का बड़े पैमाने पर नेटवर्क बनाया गया। 2021 तक पंजाब के केवल 22% खेतों को नहर का पानी मिलता था, लेकिन अब 60% को कवर किया जा रहा है। यही कारण है कि पंजाब के पानी की एक एक बूंद कीमती हो गई है और उसके पास अब किसी अन्य राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। अगली खबर, कांग्रेस के लिए अकबर हुमायूं और मुगल सत्य ब्रजभूषण शरण सिंह। भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि कभी कभी कांग्रेस पार्टी के नेता सर्जिकल स्ट्राइक, भगवान राम पर सवाल उठाते हैं। क्या राहुल गांधी ने मुगलों को देखा है? कांग्रेस के लिए अकबर, हुमायूं और मुगल सत्य है, लेकिन भगवान राम सत्य नहीं है। उनके लिए वो बातें सत्य है जिनसे देश का कोई लेना देना नहीं, और जो उनके एजेंडे को पूरा नहीं करती, जो उनके एजेंडे को पूरा करती है, बाकी सब सत्य नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए वीडियो। ये घटना दुखद है, लेकिन जब कांग्रेस के नेताओं का बयान आता है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, हुआ कि नहीं हुआ सबूत मांगते हैं, कभी राम काल्पनिक थे, राम से काल्पनिक है, तो इनकी जो ये मंद बुद्धि है इसको दर्शाता है। क्या मुगलों को राहुल गांधी ने देखा है? 6वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रांता था जो इस देश में आया। वो घटना सत्य है। औरंगजेब इस देश पर राज किया, वो भी सत्य है। अकबर सत्य है, हुमायूं सत्य है, मुगल सत्य है, डच सत्य है, फ्रांसीसी सत्य है, बस केवल राम सत्य नहीं है।
इनको ये कहाँ से मिलता है कि इस देश में किसने कब कब हमला किया? क्या इन्होंने देखा है? ये भी तो जो लिखा हुआ है उसी पर विश्वास करते हैं और उसी विश्वास के आधार पर बोलते हैं। तो जिससे देश का कोई लेना देना नहीं है, जिससे इनका एजेंडा पूरा होता हो वो सत्य है, और जिससे इनका एजेंडा नहीं पूरा होता वो असत्य है। राम असत्य है, कृष्ण असत्य है, अमोगल सत्य है। तो ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। ये कांग्रेस, वैसे तो इसके संस्थापक भी एक अंग्रेज था, लेकिन इसी कांग्रेस में मोतीलाल नेहरू हुए, इसी कांग्रेस में नेहरू हुए, सोनिया जी, इंदिरा जी, और आज उसी कांग्रेस में ये खड़गे और राहुल गांधी हैं जो हर चीज का प्रमाण मांगते हैं। इंदिरा गांधी ने के नेतृत्व में बांग्लादेश के पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। क्या इन्होंने देखा था इंदिरा गांधी ने करवाया था? क्या इन्होंने देखा था? तो बांग्लादेश के, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश बना। भारत ने जो है मदद की। एक तरीके से कहा जाता है कि इंदिरा जी ने के नेतृत्व में, और कहा क्या जाता है, सत्य भी है, हम उसको इनकार नहीं करते, सत्य है। जैसे जिस तरीके से उनको गोली चलवाना पड़ा अमृतसर में, ये भी सत्य है। तो इनका वाला सत्य है, अब बाकी सब असत्य है। खड़गे को समझ ही नहीं है हिंदुस्तान, ना दुर्भाग्य ही है ना खड़गे को समझ है। देखिए मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, मैं बहुत सामान्य आदमी हूं, लेकिन मेरे समझ में न खड़गे आते हैं न राहुल जी आते हैं कि ये जाना कहां चाहते हैं, इनका एजेंडा क्या है, जाना कहां चाहते हैं। देखिए, खड़गे हो या राहुल हो या कांग्रेस पार्टी हो, आज क्षेत्रीय पार्टी के हाथ पे ये खिलौना है। एजेंडा क्षेत्रीय पार्टी सेट करती हैं और उसी एजेंडे पर ये खेल रहे हैं। लेकिन ये तो मोदी जी को कह रहे हैं कि वो राजधर्म नहीं निभाता। इनके कहने से क्या होता है? राजधर्म की बात करेंगे तो नेहरू से शुरू होता, नहीं निभा पाए। अगर नेहरू जी राजधर्म निभाए होते तो आज ये पहलगाम में आतंकी घटना ही नहीं होती। अगर राजधर्म निभाए होते, वहां व्यक्तिगत धर्म रहे थे, मित्र धर्म निर्वाह कर रहे थे, पारिवारिक धर्म निर्वाह कर रहे थे, उसी का परिणाम है आज ये देश झेल रहा है। अगली खबर, गुजरात के अमरेली जिले में शेत्रुंजी नदी में 4 युवक डूबे। अधिकारियों के द्वारा पुष्टि की गई है कि सोमवार शाम को अमरेली जिले के मीठापुर डुंगरी गांव के पास शेत्रुंजी नदी में 4 युवक डूब गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित मीठापुर डुंगरी गांव के निवासी थे। बचाव दल ने तलाशी अभियान चलाकर 4 शव बरामद किए। अधिकारियों ने शवों को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया। घटना के बाद स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत आपातकालीन प्रतिक्रिया की, लेकिन घटनास्थल पर ही 4 व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया। घटना के आसपास की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। अलर्ट मिलने के तुरंत बाद ही अग्निशमन और आपातकालीन सेवा दलों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। डूबने की सूचना मिलने के बाद अधिकारियों ने लगभग 8:30 बजे घटनास्थल पर 2 टीमें भेजी। स्थानीय अधिकारी गढ़वी ने बताया है कि हमें रात करीब 8:30 बजे सूचना मिली कि शेत्रुंजी नदी में 4 युवक डूब गए। अग्निशमन और आपातकालीन प्रतिक्रिया की, लेकिन घटनास्थल पर ही 4 व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया। घटना के आसपास की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। अलर्ट मिलने के तुरंत बाद ही अग्निशमन और आपातकालीन सेवा दलों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। डूबने की सूचना मिलने के बाद अधिकारियों ने लगभग 8:30 बजे घटनास्थल पर 2 टीमें भेजी। એ તો ચર્ચા આવ્યા એ જ હોય ને, બીજું કઈ નહીં. બોલો, આપકા નામ? HC गढ़वी, फायर ऑफिसर अमरेली। आज रोज अमरेली फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के कंट्रोल रूम के अंदर करीबन 8:30 बजे के आसपास एक कॉल मिला था
कि गावड़का के बगल में से निकलती हुई शत्रुंजी नदी के अंदर कोई 4 युवान है जो नहाने के समय पे डूब चुके हैं। कॉल मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की 2 रेस्क्यू टीमें तुरंत घटनास्थल पे रवाना की गई थी। करीबन 20 से 25 मिनट का रेस्क्यू चला था। इस दौरान में हमारा टीम और इक्विपमेंट के सहारा लेते हुए 20 मिनट के बाद हमने 4 बॉडी रिकवर कर ली है। ये चारों 4 बॉडी रिकवर करके पुलिस डिपार्टमेंट को सौंप दी गई है। अभी के दौरे पे उसको पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल ले गया गया है। चारों जो बॉडी निकली हुई है वो बॉडी अमरेली तालुका के अमरेली जिला के धारी तहसील के मीठापुर डुंगरी गांव के रहने वाले 4 युवान थे, जिसमें से 3 युवानों की उम्र 20 साल है और एक युवान की उम्र 27 साल मालूम की गई है। अगली खबर, पूरा ब्लैकआउट और यातायात रहेगा बंद, बोले संजय राउत। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के बीच जारी बयानबाजी और एक्शन के कारण तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि भारत 7 मई को पूरे देश भर में मॉक ड्रिल करने वाला है। इसको लेकर आदेश भी जारी किया गया है। इसी मॉक ड्रिल को लेकर संजय राउत का बयान अब सामने आया। देश भर के 244 जिलों में 7 मई को होने वाले मॉक ड्रिल पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि जब देश में युद्ध जैसी स्थिति होती है तो मॉक ड्रिल होती रहती है। हमारे पास 1971 और कारगिल युद्ध का भी एक्सपीरियंस है। राउत ने कहा है कि कल पूरा एक दिन ब्लैक आउट हो जाएगा, सायरन बजेंगे और कुछ होंगे, यातायात रुक जाएगी। ये हमने 1971 में देखा है। उन्होंने कहा है कि सरकार अगर मॉक ड्रिल करना चाहती है तो ठीक है। 1971 के समय हमारे पास कोई संचार के साधन नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास बहुत से संसाधन मौजूद हैं। आप लोगों को बता सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। भारत भूमि पर दिख रहे हैं, कल मॉक ड्रिल होने वाला है, पूरी तैयारी है सरकार की। मॉक ड्रिल तो होती रहती है। जिस देश में युद्ध की स्थिति पैदा होती है और जिस देश को युद्ध का अनुभव नहीं है, हमको तो 1971 का युद्ध का अनुभव है, बाद में कारगिल का अनुभव है। कारगिल का युद्ध एक जगह पर हो गया था, लेकिन अगर पूरा देश युद्ध का सामना कर रहा है तो इस प्रकार से मॉक ड्रिल अगर सरकार करना चाहती है तो ठीक है। लेकिन मॉक ड्रिल क्या होता है, कल पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, एक दिन जो भोंगे बजते हैं वो बजेंगे और कुछ होंगे, यातायात रुक जाएगी। ये हमने 1971 में देखा है। उस वक्त तो कम्युनिकेशन के कुछ साधन नहीं थे, अभी है। आप लोगों को दर दिन बता सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना, जैसे आपने कोरोना काल में किया था। कोरोना में युद्ध था, सबसे बड़ा युद्ध था। अगली खबर, सनातन को अनाथ समझा जा रहा है, बोले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि ऐसा समझा जा रहा है कि देश में कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म अनाथ हो गया है। जिसका जो मन आता है सनातन इसके धर्म शास्त्रों और मान्यताओं के विरुद्ध बोल देता है। मनुस्मृति पर टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निष्कासित करने के अपने फैसले के बारे में उन्होंने कहा है कि आखिर कोई तो इसका खड़ा होकर विरोध करेगा। ऐसी स्थिति में कुंभ में आए सनातन धर्म के एक अनुयायी ने मुझसे ये बात कही थी। संसद में मनुस्मृति पर राहुल गांधी के बयान से वो दुखी था। उसने राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। रिमाइंडर भेजे गए लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर किसी को तो स्टैंड लेना था, इसलिए हमने कार्रवाई की। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि संसद में मनुस्मृति पर उनकी टिप्पणियों ने सनातन धर्म का अपमान किया है। बात यह है कि ऐसा समझा जा रहा है देश में कि सनातन धर्म हिंदू धर्म अनाथ हो गया है। जिसको जो मन में आता है सनातन धर्म के विरुद्ध, सनातन धर्म शास्त्रों के विरुद्ध, सनातनी मान्यताओं परंपराओं के विरुद्ध बोल देता है। आखिर कोई तो खड़ा होकर के इसका विरोध करेगा। तो ऐसी स्थिति में सनातन धर्मी हिंदुओं की मांग पर कुंभ के समय जब यह विचार आया था और किसी व्यक्ति ने, कुंभ में आए हुए व्यक्ति ने, जो कि सनातन धर्म का अनुयायी था, जिसको इस बात की पीड़ा थी कि राहुल गांधी जी ने संसद भवन में खड़े होकर के रिकॉर्ड पर मनुस्मृति का अपमान किया, जिसके प्रति हर हिंदुओं की पूज्य भावना है। तो उनको नोटिस भेजा गया कि भाई ये आपके बारे में ये वीडियो एक व्यक्ति लेकर के आया है, इस बारे में आप अपना पक्ष रखिए।
तो उन्होंने नहीं रखा। फिर दोबारा उनको रिमाइंडर भेजा गया, तब भी नहीं रखा। फिर दोबारा रिमाइंडर भेजा गया, तब भी नहीं रखा गया। 3 महीने बीत गए, तो आखिर कोई तो खड़ा होके बोले, तो फिर हम लोगों ने कार्रवाई की है। ठीक है, विरोध तो अलग वस्तु है। जो सनातन धर्म की ओर से सनातन धर्म के आचार्य को करना चाहिए वो हमने किया। विरोध और समर्थन एक अलग वस्तु है, और हमारा कार्य धार्मिक है, राजनीतिक नहीं है। तो राजनीति के अनुसार लोग वक्तव्य दे रहे हैं और लोग विरोध कर रहे हैं। धर्म के अनुसार सोच करके कोई जब बात करेगा तो हम लोग उसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे। अगली खबर, चंडीगढ़ में स्लम कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में स्थित संजय कॉलोनी और सेक्टर 25 के स्लम कॉलोनियों में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया। संजय कॉलोनी में 800 से अधिक झुग्गियों को बुलडोजर और जेसीबी की मदद से मात्र 3 घंटों में ध्वस्त कर दिया गया है। सुबह 4 बजे से चंडीगढ़ पुलिस की भारी तैनाती के बीच यह कार्रवाई शुरू हुई है, जिसने स्थानीय निवासियों को सदमे में डाल दिया। स्लम कॉलोनियों के लोगों का कहना है कि वे पिछले 30 वर्षों से यहाँ रह रहे थे। उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड भी इसे पते पर बने थे, लेकिन अब उनके पास ना तो घर बचा है और ना ही कोई दस्तावेजी सबूत। अतिक्रमण से 2 दिन पहले संजय कॉलोनी के निवासियों ने चंडीगढ़ प्रशासन से कार्रवाई रोकने की गुहार भी लगाई थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांगों को अनसुना कर दिया। लोगों ने बताया है कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखकर बताया है कि कॉलोनी में 4000-5000 लोग रहते हैं। कम समय में वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करना असंभव है। निवासियों ने मांग की थी कि प्रशासन उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खाली पड़े 400 मकानों में स्थानांतरित करे या अस्थायी व्यवस्था करे। पकड़ी भाई फॉलो पड़ पकड़ना क्या बता गरम ये दो एक उम्र दो हाँ
अगली खबर, पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप से मिले ईरान के विदेश मंत्री। भारत और पाकिस्तान के बीच ईरान शांति का दूत बन के आया है। ईरान ने पहलगाम हमले के बाद अपने विदेश मंत्री अब्बास अराघची को पाकिस्तान भेजा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के संयम बरतने और तनाव को बढ़ने से रोकने का आग्रह किया है। पड़ोसी देशों के तनाव के बीच उन्होंने पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के मुताबिक अराघची और उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार ने दक्षिण एशिया में उभरती स्थिति और अमेरिका ईरान वार्ता पर विचारों का आदान प्रदान किया और इस बात पर सहमति जताई कि जटिल मुद्दों को कूटनीति और बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। पाकिस्तान दौरा पूरा करने के अब्बास अराघची नई दिल्ली आ रहे हैं, जहां वह भारतीय अधिकारियों से बात करेंगे। ईरानी विदेश मंत्री की यात्रा 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के बीच हो रही है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। भारत और पाकिस्तान के बीच ईरान शांति का दूत बन के आया है। ईरान ने पहलगाम हमले के बाद अपने विदेश मंत्री अब्बास अराघची को पाकिस्तान भेजा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के संयम बरतने और तनाव को बढ़ने से रोकने का आग्रह किया है। पड़ोसी देशों के तनाव के बीच उन्होंने पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के मुताबिक अराघची और उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार ने दक्षिण एशिया में उभरती स्थिति और अमेरिका ईरान वार्ता पर विचारों का आदान प्रदान किया और इस बात पर सहमति जताई कि जटिल मुद्दों को कूटनीति और बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। पाकिस्तान दौरा पूरा करने के अब्बास अराघची नई दिल्ली आ रहे हैं, जहां वह भारतीय अधिकारियों से बात करेंगे। ईरानी विदेश मंत्री की यात्रा 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के बीच हो रही है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। भारत और पाकिस्तान के बीच ईरान शांति का दूत बन के आया है। ईरान ने पहलगाम हमले के बाद अपने विदेश मंत्री अब्बास अराघची को पाकिस्तान भेजा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के संयम बरतने और तनाव को बढ़ने से रोकने का आग्रह किया है। पड़ोसी देशों के तनाव के बीच उन्होंने पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के मुताबिक अराघची और उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार ने दक्षिण एशिया में उभरती स्थिति और अमेरिका ईरान वार्ता पर विचारों का आदान प्रदान किया और इस बात पर सहमति जताई कि जटिल मुद्दों को कूटनीति और बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। पाकिस्तान दौरा पूरा करने के अब्बास अराघची नई दिल्ली आ रहे हैं, जहां वह भारतीय अधिकारियों से बात करेंगे। ईरानी विदेश मंत्री की यात्रा 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के बीच हो रही है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। अगली खबर, इजराइल ने हुती विद्रोहियों के हमले का दिया करारा जवाब। इजराइल की सेना ने सोमवार को कहा है कि उसने यमन के लाल सागर के शहर हुदैदा में हुती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले किए। इससे एक दिन पहले ईरान समर्थित विद्रोहियों ने इजराइल के मुख्य एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी थी। विद्रोहियों के मीडिया कार्यालय ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने सोमवार दोपहर को कम से कम 6 हमले किए, जो महत्वपूर्ण हुदैदा बंदरगाह पर हुए। विद्रोहियों ने कहा है कि अन्य हमलों में हुदैदा प्रांत के बाजिल जिले में एक सीमेंट फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। हालांकि 1 घंटे के बाद हवाई यातायात फिर से शुरू हो गया है, लेकिन इस हमले के कारण कई एयरलाइनों को रद्द करना पड़ सकता है, जिन्होंने हाल ही में इजराइल के लिए उड़ानें फिर से शुरू की थी। बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला इजरायली कैबिनेट मंत्रियों द्वारा गाजा में युद्ध को बढ़ाने के लिए मतदान करने से कुछ घंटे पहले हुआ, जिसमें गाजा पट्टी और कब्जा करना और अनिश्चित समय के लिए फिलिस्तीनी क्षेत्र में रहना शामिल था। इजराइल की सेना ने सोमवार को कहा है कि उसने यमन के लाल सागर के शहर हुदैदा में हुती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले किए। इससे एक दिन पहले ईरान समर्थित विद्रोहियों ने इजराइल के मुख्य एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी थी। विद्रोहियों के मीडिया कार्यालय ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने सोमवार दोपहर को कम से कम 6 हमले किए, जो महत्वपूर्ण हुदैदा बंदरगाह पर हुए। विद्रोहियों ने कहा है कि अन्य हमलों में हुदैदा प्रांत के बाजिल जिले में एक सीमेंट फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। हालांकि 1 घंटे के बाद हवाई यातायात फिर से शुरू हो गया है, लेकिन इस हमले के कारण कई एयरलाइनों को रद्द करना पड़ सकता है, जिन्होंने हाल ही में इजराइल के लिए उड़ानें फिर से शुरू की थी।
बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला इजरायली कैबिनेट मंत्रियों द्वारा गाजा में युद्ध को बढ़ाने के लिए मतदान करने से कुछ घंटे पहले हुआ, जिसमें गाजा पट्टी और कब्जा करना और अनिश्चित समय के लिए फिलिस्तीनी क्षेत्र में रहना शामिल था। इजरायल की सेना ने सोमवार को कहा है कि उसने यमन के लाल सागर के शहर हुदैदा में हुती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले किए। इससे एक दिन पहले ईरान समर्थित विद्रोहियों ने इजरायल के मुख्य एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी थी। विद्रोहियों के मीडिया कार्यालय ने कहा है कि अमेरिका और इजरायल ने सोमवार दोपहर को कम से कम 6 हमले किए, जो महत्वपूर्ण हुदैदा बंदरगाह पर हुए। विद्रोहियों ने कहा है कि अन्य हमलों में हुदैदा प्रांत के बाजिल जिले में एक सीमेंट फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। हालांकि 1 घंटे के बाद हवाई यातायात फिर से शुरू हो गया है, लेकिन इस हमले के कारण कई एयरलाइनों को रद्द करना पड़ सकता है, जिन्होंने हाल ही में इजरायल के लिए उड़ानें फिर से शुरू की थी। बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला इजरायली कैबिनेट मंत्रियों द्वारा गाजा में युद्ध को बढ़ाने के लिए मतदान करने से कुछ घंटे पहले हुआ, जिसमें गाजा पट्टी और कब्जा करना और अनिश्चित समय के लिए फिलिस्तीनी क्षेत्र में रहना शामिल था। अगली खबर, आईपीएल 2025 डीएसपी साहब को हिटमैन का खास तौर। आईपीएल 2025 का 56वां मुकाबला आज 6 मई को मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने होंगी। इस मैच से पहले जीटी के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को खास तोहफा मिला है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोमवार को एक खास वीडियो शेयर किया। वीडियो में रोहित शर्मा सिराज को हीरे की अंगूठी सौंपते नजर आए। आपके मन में सवाल होगा कि सिराज को इतना कीमती तोहफा क्यों मिला। दरअसल रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप जीता था। T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाली भारतीय टीम को बीसीसीआई ने हीरे की अंगूठी देकर सम्मानित किया। बोर्ड ने फरवरी 2025 में नमन अवार्ड्स के दौरान चैंपियंस खिलाड़ियों को हीरे की अंगूठी गिफ्ट की थी। उस फंक्शन में सिराज मौजूद नहीं थे। ऐसे में अब सिराज को भारतीय कप्तान रोहित ने अंगूठी सौंपी। अंगूठी देते हुए रोहित ने कहा है कि फंक्शन में सिराज की कमी खली, मुझे यह खास अंगूठी देते हुए गर्व हो रहा है। मंगलवार को शेयर बाजार साबित हुआ अवंगर। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का असर आज शेयर मार्केट पर होता हुआ नजर आ रहा है। आज घरेलू बाजार के साथ ही मुद्रा विनिमय बाजार के भी अच्छे संकेत नहीं मिल रहे। प्री ओपनिंग सेशन में शेयर मार्केट के दोनों प्रमुख सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई। साथ ही मुद्रा विनिमय बाजार में भी डॉलर मजबूती को दर्शाता दिखाई दे रहा। आज के प्री ओपनिंग सेशन में बीएसई के सेंसेक्स में 100.4 अंक की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के साथ ये इंडेक्स 80,696.44 अंक के स्तर पर पहुंच गया है। साथ ही एनएसई का निफ्टी भी 40.15 अंक फिसलकर 24,421 अंक पर आ गया है। आज मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में गिरावट देखने के लिए मिली है। मंगलवार के शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर की तुलना में 5 पैसे नीचे गिरकर 84.35 अंक पर आ गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का असर आज शेयर मार्केट पर होता हुआ नजर आ रहा है। आज घरेलू बाजार के साथ ही मुद्रा विनिमय बाजार के भी अच्छे संकेत नहीं मिल रहे। प्री ओपनिंग सेशन में शेयर मार्केट के दोनों प्रमुख सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई। साथ ही मुद्रा विनिमय बाजार में भी डॉलर मजबूती को दर्शाता दिखाई दे रहा। आज के प्री ओपनिंग सेशन में बीएसई के सेंसेक्स में 100.4 अंक की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के साथ ये इंडेक्स 80,696.44 अंक के स्तर पर पहुंच गया है। साथ ही एनएसई का निफ्टी भी 40.15 अंक फिसलकर 24,421 अंक पर आ गया है। आज मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में गिरावट देखने के लिए मिली है। मंगलवार के शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर की तुलना में 5 पैसे नीचे गिरकर 84.35 अंक पर आ गया है। अगली खबर, 5वीं बार मेट गाला में पति निक जोनस संग प्रियंका चोपड़ा। मेट गाला 2025 के रेड कार्पेट पर इस साल बॉलीवुड सितारों की शानदार मौजूदगी देखने को मिली है, लेकिन सबकी निगाह एक बार फिर प्रियंका चोपड़ा पर टिक गई।
ग्लोबल आइकॉन प्रियंका ने 5वीं बार मिड गाला में शिरकत करते हुए अपने स्टनिंग लुक से सभी को दीवाना बना दिया। उनके साथ पति और सिंगर निक जोनस भी नजर आए और दोनों की जोड़ी ने एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया। दरअसल न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में 5 मई को आयोजित इस ग्रैंड इवेंट में प्रियंका और निक का रॉयल अपीयरेंस काफी शानदार रहा। इस बार मिड गाला की थीम सुपर फाइन टेलरिंग ब्लैक स्टाइल थी और ड्रेस कोड टेलर्ड फॉर यू था, जो ब्लैक फैशन और स्टाइल के इतिहास को सेलिब्रेट करता है। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने इस थीम के अनुसार बाल बैंड के डिजाइनर ओलिविया रोडस्टिंग का खास डिजाइन किया हुआ को-ऑर्ड सेट पहना था, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट पोल्का डॉट्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। गैंगस्टर वाइब में चमके शाहरुख खान तो असली महाराजा बन दिलजीत। फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट मिड गाला 2025 इस बार बॉलीवुड सितारों के नाम रहा, जहां शाहरुख खान ने अपने स्टाइलिश ग्लोबल डेब्यू से रेड कार्पेट पर सबका दिल जीत लिया, तो वहीं कियारा आडवाणी ने प्रेगनेंसी ग्लो और बेबी बम के साथ शाही अंदाज में वॉक कर खूब वाहवाही लूटी। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ ने अपने कल्चर को गर्व से पेश करते ट्रेडिशनल पंजाबी लुक से मिड गाला को एक नए रंग में रंग दिया। दरअसल शाहरुख खान, कियारा आडवाणी और दिलजीत दोसांझ ने इस साल मिड गाला 2025 में डेब्यू किया। वही मिड गाला के ऐलान के बाद से ही फैंस की नजरें उनके लुक पर टिकी थी। इस बार मिड गाला की थीम सुपर फाइन टेलरिंग ब्लैक स्टाइल रखी गई थी, जो ब्लैक फैशन के इतिहास को सेलिब्रेट करता है। ऐसे में शाहरुख खान ने इस थीम के अनुसार मशहूर डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी द्वारा डिजाइन किया गया ऑल ब्लैक रॉयल सूट पहना। उनके लुक में हाई वेस्ट ट्राउजर्स, क्रीम सिल्क शर्ट और एक लंबा सिंगल ब्रेस्टेड कोट शामिल था, जिसमें जापानी हॉर्न बटन्स और चौड़े लैप प्लस क्लासिक टच दिया गया था। फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट मिड गाला 2025 इस बार बॉलीवुड सितारों के नाम रहा, जहां शाहरुख खान ने अपने स्टाइलिश ग्लोबल डेब्यू से रेड कार्पेट पर सबका दिल जीत लिया, तो वहीं कियारा आडवाणी ने प्रेगनेंसी ग्लो और बेबी बम के साथ शाही अंदाज में वॉक कर खूब वाहवाही लूटी। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ ने अपने कल्चर को गर्व से पेश करते ट्रेडिशनल पंजाबी लुक से मिड गाला को एक नए रंग में रंग दिया। दरअसल शाहरुख खान, कियारा आडवाणी और दिलजीत दोसांझ ने इस साल मिड गाला 2025 में डेब्यू किया। वही मिड गाला के ऐलान के बाद से ही फैंस की नजरें उनके लुक पर टिकी थी। इस बार मिड गाला की थीम सुपर फाइन टेलरिंग ब्लैक स्टाइल रखी गई थी, जो ब्लैक फैशन के इतिहास को सेलिब्रेट करता है। ऐसे में शाहरुख खान ने इस थीम के अनुसार मशहूर डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी द्वारा डिजाइन किया गया ऑल ब्लैक रॉयल सूट पहना। उनके लुक में हाई वेस्ट ट्राउजर्स, क्रीम सिल्क शर्ट और एक लंबा सिंगल ब्रेस्टेड कोट शामिल था, जिसमें जापानी हॉर्न बटन्स और चौड़े लैप प्लस क्लासिक टच दिया गया था। अगली खबर, मध्य प्रदेश में अचानक बदला मौसम का मिजाज। एमपी में गर्मी से जूझ रहे लोगों को सोमवार यानी 5 मई को मौसम ने थोड़ी ठंडक भरी राहत दी है। अचानक बदले मौसम के कारण राज्य की राजधानी भोपाल सहित कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट हुआ है और मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों तक प्रदेश में तेज हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश और कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई। भोपाल के मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि बीते 24 घंटे में पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बिखरी हुई बारिश दर्ज की गई है। इंदौर में सर्वाधिक 70 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं 13 जगहों पर आंधी, बिजली और तेज हवाओं का असर देखा गया। इंदौर में हवा की गति 111 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची, जो अब तक की सबसे तेज रही। इसके अलावा राज्य के 3 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मौसम ने करवट ली और एक स्थान पर ओलावृष्टि दर्ज की गई। सिंगरौली जिले में हवा की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा। एमपी में गर्मी से जूझ रहे लोगों को सोमवार यानी 5 मई को मौसम ने थोड़ी ठंडक भरी राहत दी है। अचानक बदले मौसम के कारण राज्य की राजधानी भोपाल सहित कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट हुआ है और मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों तक प्रदेश में तेज हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश और कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई। भोपाल के मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि बीते 24 घंटे में पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बिखरी हुई बारिश दर्ज की गई है। इंदौर में सर्वाधिक 70 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं 13 जगहों पर आंधी, बिजली और तेज हवाओं का असर देखा गया। इंदौर में हवा की गति 111
किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची, जो अब तक की सबसे तेज रही। इसके अलावा राज्य के 3 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मौसम ने करवट ली और एक स्थान पर ओलावृष्टि दर्ज की गई। सिंगरौली जिले में हवा की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।